हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो ETS है उसको कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। हमने पिछली वीडियो के अंदर बेसिकली NADH2 के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्शन होता है ATP का वो देख लिया था। इसमें बात करेंगे कि हम FADH2 से कैसे प्रोडक्शन होता है ATP का। ओके, तो फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। सारे कंपोनेंट्स मैं फिर से बताता हूँ। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये मैट्रिक्स है। ओके, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे किसी काम का नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे किसी काम का नहीं है बेसिकली। अच्छा, वो किसी काम का इसलिए नहीं है क्योंकि NADH2 के साथ तो वो काम करता है, बट FADH2 का जब फॉर्मेशन होगा बेसिकली तब उसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ। ओके, तो देखो मैट्रिक्स में एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। अगर वो अभी तक नहीं पढ़ी, क्रेब्स साइकिल अभी तक नहीं पढ़ी तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाइए और पहले क्रेब्स साइकिल पढ़िए। इस क्रेब्स साइकिल में एक स्पेशल स्टेप है जिसमें भाई सक्सीनेट एक कंपाउंड बनता है, उसका कन्वर्जन होकर फ्यूमरेट बनता है। ओके, इस कन्वर्जन को करवाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड का नाम भी क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मतलब ये जो स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का, ये एक्चुअल में करवाता कौन है? इनर मेम्ब्रेन में जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है ये करवाता है। तो ध्यान से समझिए कि होता क्या है। तो मैट्रिक्स में क्या है? सक्सीनेट है, तो ये सक्सीनेट मैट्रिक्स में, ये इस कॉम्प्लेक्स के पास आता है, कन्वर्जन होता है फ्यूमरेट। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मतलब जो हाइड्रोजन का रिमूवल करवाए। किससे रिमूवल करवा रहे हैं? सक्सीनेट से रिमूवल करवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन अगर ये रिमूव करवा रहा है तो दे किसको रहा है? ये देता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के अंदर जो कंपोनेंट है FAD पॉजिटिव, उसको ये तो प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन देता है, और ये FADH2 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? FADH2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ध्यान से बात सुनना। इसके पास हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट कर देगा FES को। FES सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया FES को 2 इलेक्ट्रॉन। और जो ये प्रोटॉन है ये इसने बाहर छोड़ दिए। ओके, FES से ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचते हैं भाई UQ, याद है आपको? यूबिक्विनोन उसको। अब यूबिक्विनोन क्या है? यूबिक्विनोन है एक हाइड्रोजन कैरियर। तो ये बाहर से क्या लेता है? ये बाहर से लेता है प्रोटॉन, मैट्रिक्स से लेगा प्रोटॉन, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा UQH2, यूबिक्विनोल। ओके, तो यूबिक्विनोल में ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब यूबिक्विनोल बेसिकली इलेक्ट्रॉन आगे किसको पास ऑन करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए। क्या क्या कंपोनेंट है? यहाँ पे है भाई साइटोक्रोम B, यहाँ है FES, यहाँ है साइटोक्रोम C1। तो UQH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम B को। इसके पास में 2 प्रोटॉन भी हैं। प्रोटॉन ये कहाँ पंप कर देगा, मतलब कहाँ छोड़ देगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। 2 प्रोटॉन इसने यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, FES के पास पहुँचेंगे, साइटोक्रोम C1 के पास पहुँचेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रोटॉन पंप भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इनके पास आता है तो एनर्जी का यूज़ कर कर ये प्रोटॉन को क्या कर देते हैं? मैट्रिक्स से उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पटक देते हैं। तो यहाँ से ये 2 प्रोटॉन को ऐसे पंप करने का काम करेंगे।
तो 2 प्रोटॉन यहाँ पे पहुँच गए, तो टोटल 4 प्रोटॉन का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। साइटोक्रोम C1 के पास फिलहाल इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C को, जो कि ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है। साइटोक्रोम C ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में है कॉपर A, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A के पास, फिर A3 के पास, फिर कॉपर B के पास, और कॉपर B से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आगे किसके पास पहुंच जाएंगे, ये ऑक्सीजन का एटम प्लस यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद में ये क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2O का बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी जो है प्रोटॉन पंप है, तो ये भी मैट्रिक्स से प्रोटॉन उठाकर कहाँ पंप कर देगा, ये पंप कर देगा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पंप हुए हैं, तो ये 4 और 2 ये, यानी टोटल 6 प्रोटॉन जो है वो आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का एक बार मैं नाम बताता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम C को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। ओके, तो टोटल 6 प्रोटॉन जो है वो कहाँ पहुँच गए हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक बात याद करने वाली है कि भाई सक्सीनेट से जो फ्यूमरेट बना है, इस स्टेप में जो FADH2 बनता है, पहली बात तो ये बना क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के अंदर कंपोनेंट ही यही है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में कंपोनेंट ही यही है। दूसरी बात, ये कभी आपको मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, FADH2 की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि आपको NADH2 जो है वो मैट्रिक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये आपको मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको मिलेगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है उसमें। NCERT में ये दे रखा है, बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की, कि उसमें किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके से है, ये F0 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल, और फिर से नई NCERT को मानेंगे 4 प्रोटॉन जब इसमें से निकलेंगे तो कितने ATP का प्रोडक्शन होगा, एक ATP का प्रोडक्शन होगा ADP से। जब प्रोटॉन निकलते हैं, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है प्रोटॉन की, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है प्रोटॉन की, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन मूव करेगा तो F1 का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा। NCERT लिखती है कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, आपको ये याद रखना है। ओके, स्ट्रक्चरल चेंज आता है, बस आप ये ध्यान रखिए, जिसकी वजह से उसके पास में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो ADP पे एक और फॉस्फेट जोड़कर उसे ATP में कन्वर्ट कर सके। ओके, तो 4 प्रोटॉन से जब गुजरे तो एक ATP बना, पीछे ये बचे 2 प्रोटॉन से तो हम ये गणित जो है बेसिकली 1.5 ATP का ले लेते हैं, जिसको राउंड ऑफ करके बाद में 2 ATP मान लिया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे ख़त्म होता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी कई बार दिक्कत देती है। यहाँ पे ATP जो बन रही हैं वो केमी ऑस्मोटिक फिनोमिना की वजह से बन रहे हैं। केमी ऑस्मोसिस मतलब, ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट को बता रहा है, केमी मतलब केमिकल, बेसिकली प्रोटॉन की मूवमेंट यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। इस मेम्ब्रेन को जब देखोगे तो यहाँ पे प्रोटॉन क्योंकि हाई अमाउंट में है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो चार्ज का डिफरेंस होता है ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो फाइनली एक बैलेंस शीट बना लेते हैं भाई। देखो, एक NADH2 से मुझे 3 ATP मिलते हैं और एक H2O का प्रोडक्शन होता है। एक FADH2 से मुझे 2 ATP मिलते हैं
और एक वाटर के मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। ओके, एटीएस से बनने वाले एटीपी उनको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेटेड एटीपी, ओपी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो एटीएस से बनने वाले एटीपी अलग होते हैं और जो रिएक्शन में बनते हैं उन्हें बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी डायरेक्टली सबस्ट्रेट से जो एटीपी बनते हैं। ओके, बैलेंस शीट एक बार मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज से क्या बना बच्चे? ग्लूकोज से बना पायरुवेट। अब जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना तो यहाँ पे टोटल एटीपी 4 बनते हैं, लेकिन 2 खर्च कर चुके होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेट अगर मैं देखूं तो 2 एटीपी। ओके, साथ में यहाँ पे 2 NADH2 का भी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कहाँ चल रही है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस चल रही है बच्चे साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट जो है, ये जो पायरुवेट है, ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया में गया, इसने की लिंक रिएक्शन कर कर इसने बनाया एसिटाइल CoA। क्या बना एसिटाइल CoA बनते टाइम? यहाँ पे बनते हैं 2 NADH2। ओके, क्योंकि 2 पायरुवेट है, पायरुवेट कितने बने हैं? 2, तो 2 लिंक रिएक्शन चलेगी तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो एसिटाइल CoA भी कितने बने? 2 बने। अब एसिटाइल CoA से आगे क्या बनता है? एसिटाइल CoA से आगे बनता है CO2 + H2। रिएक्शन कौन सी है? क्रैब साइकिल। कितने NADH2 बनते हैं एक क्रैब साइकिल में? मैं बताता हूँ, 3 NADH जो बनते हैं एक में, तो टोटल 2 क्रैब साइकिल चलेंगी क्योंकि 2 एसिटाइल CoA हैं, तो 6 NADH2 और 2 FADH2। और भाई GTP की फॉर्म में ATP बनेगा GTP की वजह से, तो 2 ATP। नौ, ये ATP और ये ATP ये हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP। बाकी ये NADH2 जो हैं ये किस में पार्टिसिपेट करेंगे? ETS में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बार गणित देखते हैं, ये सब कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ETS है, कॉम्प्लेक्सेस हैं। साइटोप्लाज्म वाले की बात अभी हम करेंगे, देखते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से देखो, इनसे 6 ATP बन गए। ओके, 1 से 3 तो 6 से 18 ATP बन गए। 2 FADH2 से 4 ATP बन गए। ओके, एक बार गिनते हैं इनको। 6 2 8 हो गए, 8 4 12, 12 और 18 ये बन गए 32 ATP। टोटल ATP हम जनरली जो लिखते हैं वो या तो 36 ATP या फिर 38 ATP लिखते हैं, विच इज वन इज मोर एक्यूरेट। देखो NCERT पढ़ोगे तो बैलेंस शीट में उन्होंने 38 दे रखा है, तो 38 इज द बेस्ट आंसर। अगर कभी दोनों ही दे दिया ऑप्शन में कि 36 भी हैं और 38 भी हैं, तो कौन सा बेटर रहेगा? 38 विल बी द मोर एक्यूरेट आंसर। ओके, अब ये 36 और 38 कैसे बनते हैं? देखो, ये NADH2 जो बाहर है ना साइटोप्लाज्म में, इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए नए माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसे ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीके के सिस्टम हैं। एक का नाम है मैलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरे का नाम है ग्लाइकोलेट फॉस्फेट शटल। तो बेसिकली इन दोनों मेथड में क्या होता है? ATP का फर्क आ जाता है। मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा तब ATP जो बनेंगे 2 NADH से वो बनेंगे 6 ATP, और जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलेगा तब जो ATP बनेंगे वो बनते हैं 4 ATP। तो 6 + 32 38। और बैलेंस शीट बेसिकली, इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस लगाए गए हैं। वो अजम्पशंस ये हैं कि रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप हो, कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बाहर ना निकले और कोई भी नया सब्सटेंस इस रिएक्शन के बीच में कहीं से इन्वॉल्व ना हो। ओके, सो आई होप आप